होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे प्रॉब्लम चल रहे थे अपने dy by dx plus py is equals to q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे e raised to integral p dx, याद आया आप लोग को? फिर y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c लिखते थे। ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो एक प्रॉब्लम ये dr वाला ले लेता हूं, यहां पर वेरिएबल थोड़ा सा अलग है, पैटर्न सेम है। क्या बोला था देखो क्वेश्चन ध्यान से, बोला dr प्लस 2r cot थीटा प्लस sin 2 थीटा d थीटा इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहां पर x और y की जगह पर r और थीटा, ठीक। तो हम लोग ये पूरे प्लस को उठा के इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा? चलो माइनस हो जाएगा 2r cot थीटा प्लस sin 2 थीटा d थीटा। d थीटा को नीचे फेंक देता हूं तो बन गया dr बाय माइनस को अंदर भेजो तो माइनस 2r cot थीटा माइनस sin 2 थीटा। Now according to the formula of linear differential equation dy by dx plus py, मतलब अगर dy है तो यहाँ पर py चाहिए, तो अगर यहाँ dr है तो यहाँ पर क्या चाहिए? dr। तो r तो सिर्फ इसी में, तो माइनस r को उठा के इधर ले आओ, dr by d थीटा माइनस इस साइड आया तो प्लस 2 cot थीटा इनटू r p r, समझा? तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस साइन। ना अगर आप कंपेयर करो dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू, सही है ना? तो p की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? 2 cot थीटा, p की वैल्यू कितनी है? और q की वैल्यू कितनी है? माइनस साइन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e raised to इंटीग्रल p dx, dx नहीं है अपना थीटा, अरे dy by dx है ना, तो x की जगह अपना थीटा, तो p थीटा। नाउ व्हाट इज p? सर 2 cot थीटा d थीटा, सही है। आप 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा इज व्हाट? अरे बोलो, 2 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा इज व्हाट? log ऑफ mod ऑफ sin थीटा, सही ना? 2 को पावर में ले लेते हैं तो log ऑफ sin स्क्वायर थीटा। ये बेस और ये e सेम है ना, तो कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। ये मिल गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन क्या बता था? y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अपना y की जगह क्या है? r, तो r इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, अपना x की जगह क्या है? थीटा, x की जगह थीटा है, y की जगह r है, सही है ना भैया? अब क्या हम बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। r इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपना? sin स्क्वायर थीटा। q की वैल्यू कितनी है? माइनस sin 2 थीटा। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? sin स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस c। अब एकदम ध्यान से देखो, अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को पुट कर दूं t, डेरिवेटिव क्या होगा? 2 sin थीटा, फिर sin थीटा का चेन रूल cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज व्हाट? है ना? इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा की जगह पर t और sin 2 थीटा d थीटा की जगह पर dt, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। चेंजी हो गया आंसर, यही था। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, ठीक है? मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, सॉल्व कर लोगे? इक्वेशन बना के दे दूंगा। चलो यहां पर देखो जरा, बोलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास हो रहा है कर्व? ओरिजिन, मतलब पॉइंट क्या है? 0, 0। ध्यान से देखो सब, स्लोप है x प्लस 3y, बोल रहा है एंड हैज द स्लोप x प्लस 3y माइनस 1। स्लोप मतलब dy by dx, स्लोप का मतलब क्या होता है? चलो किसके बराबर हो रहा है? x प्लस 3y माइनस 1 एट एनी पॉइंट। अपने को इक्वेशन निकालना है किसी कर्व, एकदम सिंपल है। अगर ध्यान से देखो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx प्लस py, तो प्लस 3y को इधर उठा के लेके आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस 3y। यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस, चाहो तो इसको प्लस लिख के माइनस 3 को ब्रैकेट में डालो। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू -3, q की वैल्यू x माइनस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे
क्या होगा सर e रेस टू p dx। नाउ व्हाट इज p -3, तो कितना आ जाएगा -3x। सही है ना भैया। अब हम लोग क्या निकालेंगे y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया e रेस टू -3x और यहाँ पर q, व्हाट इज q बचा x -1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू -3x dx प्लस यूवी लगाओ और सॉल्व करो हो जाएगा। यूवी रूल का आता है इंटीग्रेशन में, तो उससे लगा के क्या कर सकते हैं आप, ये बन गई आपकी इक्वेशन। फिर आपको c की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए उसने पॉइंट दिया 0,0, तो जब x0 y0 तो वहां से क्या मिल जाएगा c, वो मिल जाएगा, वो उठा के जो इक्वेशन बनेगी उसमें सब्स्टिट्यूट कर। दैट्स इट। अच्छा समझा कि मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात, किसकी बात होगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट बदल दिया, क्या दे दिया अभी 3/√2 √2 having a slope of the tangent basically dy by dx किसके बराबर है -4x upon 1। अब देखो हर बार डिफरेंस एलडी ही दे ये जरूरी है, इस बार साफ साफ दिख रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो आप dy को अलग और dx को क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं, तो सर 9y इधर dx इधर, तो dy 9y dy is equals to -4x इंटीग्रेशन बोथ दी साइड। सही है ना भैया। 9y² अपॉन 2 और ये कितना आ जाएगा -4x² अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 तो 9y² अपॉन 2 -2x² प्लस c। c की वैल्यू के लिए पॉइंट दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करना और क्या निकालना हो जाएगा सॉल्व। दिख रहा है हाँ पूरा दिख ये भी और आगे बहुत अच्छी स्पेस भी है। ठीक है भैया, नेक्स्ट कर लोगे ना सॉल्व, बस x और y की वैल्यू पुट करो, c निकालो और रीसब्स्टिट्यूट कर दो। क्या हो रहा है देखो नेक्स्ट ध्यान से सुनो, मतलब कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2। पॉइंट क्या दे दिया भैया 0,2। आगे क्या बोल the sum of the coordinates of any point on the curve, sum of the coordinate I don't know what is the coordinate, let's say the coordinate is x comma sum बोले तो x plus y। क्या बोला ध्यान से देखो, the sum of the coordinate of any point on the curve exceed the slope of the tangent to the curve at that point by 5। slope of tangent मतलब बोल रहा है कि जो sum of coordinate है वो slope से 5 ज्यादा है, exceed का मतलब ज्यादा, डिसीड का मतलब पीछे, तो dy by dx प्लस। अरे समझा कि साफ साफ दिख रहा है ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूं, dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, प्लस y इधर ले लो माइनस y हो जाएगी और प्लस 5 इधर ले लिया तो इसको मैं प्लस लिखता हूं और -1 को ऐसा dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू हो जाएगा ना सॉल्व। आगे का काम इजी है, वर्ड प्रॉब्लम तो आसानी है। लास्ट सम देखो क्या हो रहा है बच्चे लोग, if the slope of a tangent to the curve at each of its point is equal to slope of the tangent मतलब dy by dx, slope of the tangent मतलब किसके बराबर है ध्यान से देखो, if the slope of the tangent to the curve at each of its point is equal to sum of abscissa and the product of the abscissa and ordinate। abscissa बोले तो x, ordinate बोले तो y, तो क्या बोल रहे हैं कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है सम ऑफ एब्सिसा। सम ऑफ एब्सिसा मतलब x प्लस, अरे इधर देखो एब्सिसा प्लस प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मतलब x इनटू, तो सम ऑफ एब्सिसा एंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अरे आप समझ फिर से दिख रहा है साफ साफ एलडीई है। अच्छा कुछ पॉइंट दिया है क्या, हां पॉइंट दिया है 0, तो भैया सर dy by dx प्लस py चाहिए ना, तो इसको उठा के इधर ले आओ, dy by dx प्लस माइनस xy लिख सकता है ऐसा, तो p की वैल्यू कितनी q की वैल्यू कितनी हो जाएगा सॉल्व। दैट्स इट, इजी है ना भाई। ओके लिख लो एक्सरसाइज है
इस चैप्टर में इसके अंदर ना टाइप ऑफ सम। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि एक मतलब मान लो कि आपके पास ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, 1000 बैक्टीरिया, ठीक है। इनिशियली आपके पास 1000 बैक्टीरिया है और वो आपने बताया था कि ये रेट से वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, वो रेट के हिसाब से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। वो अपने क्वेश्चन में बताया कि अगर मान लो कि 1 घंटे में वो डबल हो रहे हैं तो पता करके बताओ कि 8 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। ये सारे क्वेश्चन। कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो डीके हो रहा है, हाफ लाइफ फुल लाइफ पड़े जो है, तो वैसे टाइप के प्रॉब्लम है कि भैया 1 घंटे में वो 100 ग्राम कर रहा है तो पता करो कि पौने घंटे के बाद उसका मास कितना होगा या कितना परसेंट वो डिकम्पोज हुआ है, इस तरीके से। फिर न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग के ऊपर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पैटर्न मगर सब में क्या रहेगा, सेम। हर प्रॉब्लम में पैटर्न क्या रहेगा, सेम। तो बात चल रही थी इसलिए मैंने खराब कर दिया टॉपिक को वापस से। तो हम लोग के पास 3-4 टाइप के प्रॉब्लम है यहाँ पर न्यूटन लॉस ऑफ कूलिंग पर। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कभी कभी हम लोग को बोलते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका मास कम हो रहा है। तो देखो हम लोग को ना रेट दिया रहता है, बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग ने पढ़े कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट, तो जब बढ़ रहा है तो वो कांस्टेंट प्लस में और घटेगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपको समझ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन तो आप प्लस के लेंगे, बट मैं बोला कि डिसइंटीग्रेशन मास कम हो तो आपका नहीं होगा माइनस। क्लियर है बच्चों? बस इस चीज को ध्यान रखना। स्टार्ट ट्रू प्रॉब्लम। अब इसमें भी 2 पैटर्न होता है। कभी-कभी ना हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन दिया होता है कि इनिशियली इतने लोग हैं, कभी-कभी वो हम लोग को उसके बारे में कुछ बताना नहीं, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि भैया मान लेते कि इनिशियली x0 लोग थे, x लोग थे, जो भी xyz हम लोग क्या कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं। मैं हर पैटर्न पे एक प्रॉब्लम लेता हूं, 4-5 प्रॉब्लम लेंगे, ध्यान से देखो। ये 3 से 4 मार्क के समस्या है, सबसे कम 3 मार्क और मैक्सिमम कितना है 6 मार्क, सॉरी 4 6 मार्क का तो सभी। एक्सरसाइज 6.6 सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन बोला इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। बैक्टीरिया के बढ़ने का जो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, नंबर से। सिंपल है बात। 100 लोग रहेंगे तो मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, 1000 लोग तो और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो वो बोल रहा है कि जो बढ़ने का रेट है पॉपुलेशन का वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी n, x नहीं लेते n ले लेते हम लोग। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी n, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी। उसने क्या बोला कि पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट है, रेट मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा टाइम। तो उसने बोला कि जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, नंबर से। अरे हाँ है ना, यही बोला था। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के कांस्टेंट लगा देते, प्लस क्या आएगा, अभी मैंने बताया बढ़ रहा है तो प्लस, कम होता तो माइनस। अब हम लोग n को नीचे लेते हैं, dt को इधर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड k dt इंटीग्रेशन dn by n का क्या होगा, log of mod of n, और ये कितना जाएगा kt plus c, kt लगी है, सही है ना भैया, कोई दिक्कत। 1/x का क्या होता है, log of mod of x का। हां सर, तो केमिस्ट्री में क्यों हम लोग एनालाइज करते हैं उस पे भी है, यानी केमिस्ट्री चलो करने वाले हैं, ठीक है। इसके पीछे का रीजन तुम लोगों को लॉग जब पढ़ाया था तभी पता है। log of n is equal to kt plus c। भैया अब इसमें k अननोन है, c अननोन है। अब ये 2 अननोन का हम लोग को आंसर चाहिए, और 2 अननोन के लिए मुझे 2 कंडीशन होनी चाहिए। कभी-कभी एक ही देता है तो आपका आंसर फिर k के टर्म में आएगा। कभी-कभी हम लोग को 2 गिवन कंडीशन देता है तो फिर हम लोग k भी निकालते हैं और c भी निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ ध्यान दो बच्चे, क्वेश्चन देखो, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन बना, मुझे k और c की वैल्यू चाहिए। अब उसके लिए उसने कुछ कंडीशन दिया है, ठीक है। बहुत टेंशन नहीं है मुझे, पता नहीं क्या बहुत ही बात है, अच्छी बनी है,
बहुत दिनों के बाद आई, पंछी बनी। पंछी बन गई। ठीक, चलो यहाँ पे पिंजरे में आ गए। बोला इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल इन 4 आवर्स, बोला कि हम लोगों ने ये पता किया कि नंबर डबल हो जाता है, बट एक प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता कि नंबर है कितना, तो मैं डबल कैसे लूं? 100 होगा तो मैं 200 ले लेना, आई डोंट नो द नंबर। तो मैं एक कंडीशन ले, देखो मैंने बोला था ना 2 केस देता है, कभी कभी हम लोग को बताता नहीं है कि जैसे इसने खाली एक ही दिया है, उसके बाद देखो दूसरे में आगे पूछा, इसमें क्या पूछ रहा है कि 12 घंटे में फिर कितना गुना हो जाएगा। के और टी के लिए, के और सी के लिए कितनी इक्वेशन देना चाहिए था, कंडीशन कितनी देना चाहिए था, दिया कितना है, समझ में आया ना? तो दिक्कत है। तो इस केस में मैं क्या कंसीडर करता हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि व्हेन t is 0, टाइम कितना होगा, 0 होगा, तो लेट्स से उस टाइम पर n किसके बराबर होगा, n0, मतलब उस टाइम पर नंबर कितने होंगे। अब मैं ये वाली कंडीशन उठाकर इसमें क्या करता हूं, पुट करता हूं, तो क्या होगा, n की जगह क्या रखूंगा और k into 0 plus c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, log of n नॉट बोले तो इनिशियल नंबर, n नॉट क्या है, चलो इनिशियल नंबर, ठीक है। अब आते कंडीशन में, उसने बोला कि नंबर डबल हो जाते हैं 4 घंटे, 4 आवर्स बोला है ना, बोल रहा है कि जब t 4 आवर होगा तो n कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 2 टाइम n। अब समझा? अब ये वाली इक्वेशन उठाकर, अच्छा एक मिनट मैं जरा इसमें वापस से c की वैल्यू पुट कर दूं, तो log n is equals to kt plus log of n, लेट्स से दिस इज इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन में t की वैल्यू 4 रखूंगा, n की वैल्यू कितनी रखूंगा, 2n0, 2n0, k t की वैल्यू कितनी है 4 प्लस log n0, प्लस log n0 इस साइड आया तो log 2n0 माइनस log n0 is equals to 4k, log a माइनस, बच्चे माइनस करके लिख देते इसको, तो log a अपॉन b, 2n0 अपॉन n0 is equals to 4, n0 से n0 4 को नीचे ले लूं तो 1/4 is equals to log 2, मिल गया कि? अरे हाँ है ना, मिल गया कि? अब वापस इसको पुट करो, तो log n k की वैल्यू कितनी है 1/4 log 2 into t प्लस n0, क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, कि 12 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने गुना हो जाएंगे ये पता करके बताओ। देखो 4 घंटे में अगर 2 गुना हो तो 12 घंटे में आपके हिसाब से कितने होने चाहिए, 4 घंटे में अगर 2 गुना तो 12 घंटे में कितना होगा, 6 गुना, नॉर्मली ये आंसर बनेगा 8 गुना होगा। हाँ अभी समझते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 घंटे में नंबर डबल हुआ, 8 घंटे में उसका और डबल होगा, तो 2 का डबल कितना होगा 4, फिर और 4 घंटे में और डबल, अच्छा 4 का डबल, तो 8 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, चेक करते हैं, प्रूव करते हैं। देखो भैया उसने क्या बोला कि जब t कितना होगा 12 आवर्स, आवर्स पूछा है, आवर्स में होगा, आर लिखने की जरूरत नहीं, t 12 होगा जब, तो n कितने गुना n0 होगा ये पूछा है ना, हाउ मेनी टाइम इंक्रीज ये पूछा, ठीक है भैया। अब इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, n की वैल्यू ये तो निकालना है सर, 1/4 log 2, t की वैल्यू कितनी है 12 प्लस log ऑफ n, कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4 3 जा, तो 3 log 2 प्लस log ऑफ n0 इज इक्वल्स टू log n, ये 3 को मैं पावर में लेकर आता हूं तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा मतलब log 8 प्लस log ऑफ n0 इज इक्वल्स टू log n, सही है। log a प्लस log b कैन बी रिटन एज log ab इज इक्वल्स टू log n, तो अब से log n की वैल्यू कितनी होगी, आया 8 गुना, अरे समझा कि नहीं, ये वाला प्रॉब्लम, इसके बाद वाला प्रॉब्लम, फिर 4th वाला प्रॉब्लम, फिर 7th वाला प्रॉब्लम, सबके सब सेम पैटर्न है, फर्स्ट सेकंड 4th और 7th, ये सब सेम पैटर्न के प्रॉब्लम है। किसी में आपको कंडीशन यहाँ पर दे देगा, किसी में कंडीशन नहीं देगा,
चल एक प्रॉब्लम लेते हैं, तीसरा वाला न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पर। जरा यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। बोल रहा है इफ अ बॉडी कूल फ्रॉम 80 टू 50 डिग्री सेल्सियस, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग याद है ना सबको? 11th में पढ़े थे, d थीटा बाय dt इज इक्वल टू k थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट रूम टेम्परेचर होता था, याद है? पढ़ाया था पहले में। तो ये कंडीशन याद रखना, d थीटा बाय dt इज इक्वल टू k थीटा माइनस थीटा नॉट। ये है अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। अच्छा इसको याद। अच्छा चलो back to the question. बोला if a body cool from 80 to 50 degree Celsius at a room temperature of 25 degree Celsius in 30 minutes, एक बॉडी है जो 80 डिग्री से 50 डिग्री पर आती है कितने टाइम में? 30 मिनट में। रूम टेम्परेचर कितना दिया? मतलब थीटा नॉट कितना दे दिया? 25 थीटा नॉट बोल तो रूम टेम्परेचर, ठीक है। बोला फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। बोला कि टाइम जब 1 घंटा होगा तो थीटा कितना होगा ये पता करके बताओ। कुछ मिलता जुलता आ रहा है? हम लोग ने बस मर्डर मिस्ट्री में उल्टा किया। हम लोग ने टाइम निकाले थे, टेम्परेचर दिया हुआ था। इस बार हमने को टेम्परेचर दिया, सॉरी टाइम दिया, टेम्परेचर दिया। सेम गेम। इसको मारे थे, रीचा को मारे थे, चेहरे को मारे थे, नहीं मारे। क्लियर है भैया? तो हम लोग ये कंडीशन यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। d थीटा बाय dt is equals to k थीटा minus थीटा नॉट। now what is थीटा नॉट? 20 थीटा minus 20। सर थीटा minus 25 इधर, dt इधर, तो थीटा अपॉन थीटा minus 25 k इंटीग्रेटिंग, तो ये कितना हो जाएगा? log of थीटा minus 25 और ये कितना हो जाएगा? kT प्लस। देखो पहले टेम्परेचर कितना है? मतलब टाइम जब 0 था तो टेम्परेचर कितना था? 80। तो आया ना भाई 20 is 0, 20 is थीटा इज व्हाट? 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे पुट कर दें 80 minus 25 k into 0 0 plus c। 80 minus 25 कितना देगा चलो? 65 नहीं 55। 55 प्लस 25 80 होगा ना। c की वैल्यू मिल गई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दो, पुट c in 1, पुट c in 1, क्या हो जाएगा? log of थीटा minus 25 kt plus log 50। दूसरा केस बोल रहा है कि टेम्परेचर 50 डिग्री होगा जब टाइम कितना होगा? 30। तो भैया when t is 30 minutes थीटा is what? 55 ना? अच्छा 50 सॉरी। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना आएगा? 50 minus 25 k t की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस log 55। एक गड़बड़ है, या घंटे में दिया या मिनट में दिया, काम चलेगा। तो सर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सही है ना? तो टाइम कितना हो गया? आधा घंटा, ठीक है। 50 minus 25 25 प्लस इस साइड आए तो माइनस इज इक्वल्स टू हाफ। लॉग ए माइनस, तो लॉग ऑफ 25 अपॉन 55 इज इक्वल्स टू हाफ के 2 को उधर ले लेते हैं, तो 2 log of 25 upon 55 is equals to, मिल गया के? पुट के, ये इक्वेशन 2 है, पुट के इन 2 क्या आ जाएगा? log of theta minus 25 is equals to k कितना आएगा? 2 log of 25 by 55 into t plus log 55। सही है? अब आते हैं अपनी कंडीशन पे। क्या पूछा था कि टाइम जब 1 घंटा होगा तो थीटा कितना? तो when t is 1 थीटा is what? ये पूछा है ना? तो क्या होगा भैया? log of थीटा minus 25, थीटा minus 25, t की वैल्यू तो यहाँ क्या बचा? 2 log 25 upon 55 प्लस log 50 के 2 को पावर में ले लेते तो स्क्वायर हो जाएगा ना। 25 into 25 और नीचे क्या आएगा? 55 into 55। सही है? प्लस log 50 log of theta minus 25। सही है ना?
log a plus can be written as log a into b. So 25 into 25 into 55 upon 55 into 55. एक 55 cancel. 5 is 11. 25 5 is 125 upon 11. सही है ना? और यहाँ पर log of theta minus 20 log से log कैंसिल थीटा माइनस 25 125 बाय 11 माइनस 25 इधर आया तो प्लस कितना आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू बहुत ज्यादा हो जाएगा 250 275 नहीं बराबर 11 into 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 275 275 प्लस 125 400 डिवाइडेड बाय 11 काटा फूटी करो 11 3 जा 33 7 बचेगा 11 6 जा 66 4 बचेगा सो 36.33 समथिंग लाइक दिस कम ही होना चाहिए ना अरे भैया अगर 30 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना था 50 तो सर 1 घंटे के बाद और कम होना चाहिए बट इसका मतलब ये नहीं कि सर आधे घंटे में अगर 30 डिग्री चेंज हुआ तो नेक्स्ट आधे घंटे में भी कितना चेंज होगा अरे भैया टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना डी थीटा यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था अरे आप समझे कि 30 डिग्री का टेम्परेचर था नेक्स्ट वाले में कितने का 25 डिग्री का तो जाहिर सी बात है ना टाइम भी कम होगा तो कितना होगा 36.3 डिग्री समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं हम लोग खाली एक चीज को देख के आंसर ये 36.33 क्या है मिनट्स सॉरी थीटा है ना तो डिग्री सेल्सियस यूनिट क्या है इसकी डिग्री सेल्सियस यूनिट लिखना ना भूले नहीं तो आधा मार्क कट जाएगा हम लोग खुश हो जाते हैं एग्जाम में आंसर आ गया एक डिसइंटीग्रेशन वाला लेते हैं चलो यहाँ पर देखो 4 और 5 वाला गर्ल्स याद the rate of disintegration of a radioactive element at any time t is proportional to its mass कि उसके जो मास के कम होने का जो प्रोपोर्शन है वो किससे प्रोपोर्शनल है मास जाहिर सी बात है 1 किलो रहेगा तो ज्यादा गलेगा 100 ग्राम रहेगा तो कम करेगा तो बोल रहा है कि मैं क्या बोलता हूं लेट द मास बी m तो वो बोल रहा है कि dm by dt जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे m से प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे कांस्टेंट है बट इस बार कांस्टेंट में क्या लगाएंगे माइनस क्योंकि डिसइंटीग्रेट होगा बस ये चीज का ध्यान बाकी सब कुछ सेम है dm by dt is equals to minus km dt इधर m इधर सही है ना बच्चे अब अगर ध्यान से देखो तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाला टाइप करता हर बार जो पीछे पढ़े थे वही है dm by m क्या होगा और ये क्या है माइनस kt प्लस इक्वेशन नंबर अब कंडीशन पर आते हैं क्या बोल रहे हैं फाइंड द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम ओरिजिनल मास कितना था 1.5 ग्राम था विल डिसइंटीग्रेट इनटू मास ऑफ 0.5 ग्राम पर अब पता करके बताओ कि कितने टाइम में जो 1.5 ग्राम मास था वो 0.5 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब इनिशियली कितना मास था 1.5 बोलने का मतलब ये है कि when t is 0 m is what इस क्वेश्चन में ना एक ही कंडीशन दी है चेक कर दूसरी कंडीशन दिया है ही मतलब इस बार आप ना के अरे हम लोग इनिशियल वाली कंडीशन बनाते थे ना वो तो दे दिया अब मैं दूसरी कुछ बना भी नहीं सकता बोलने का मतलब ये कि इस बार आंसर के टर्म्स में है एंड वी डोंट नो दैट द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट उसके लिए कुछ कंडीशन देना चाहिए था उसने दिया मतलब यहां पर m कितना बचा लो 1.5 k into 0 मिल गया c आपको सब्स्टिट्यूटिंग पुट c in 1 क्या हो जाएगा log m माइनस kt प्लस log 1.5 सही है उसने अपने को k के लिए कोई कंडीशन दिया हुआ उसने खाली इतना पूछा कि पता करो कि टाइम कितना होगा जब मास कितना हो जाएगा 0.5 ये कुछ है ना when m is 0.5 t is how much तो भैया यहाँ पर m की वैल्यू कितना रखते हैं 0.5 माइनस kt प्लस log of 1.5 t कितना है सर t को निकाल लेंगे ये माइनस इस साइड आया तो और ये प्लस इस साइड आया तो log of 1.5 सॉरी
KT is equals to log of 1.5 minus log of 0.80. Log A minus log B can be written as log A by B. Point शिफ्ट करेंगे 15 upon 5, 5 1 जा 5, 3. सही है? तो T कितना हो गया 1 by K log K. K के लिए कोई कंडीशन दिया था क्या? तो आंसर किसके टर्म्स में? समझा? ये हो गया आंसर। हर बार यही कर रहे हैं? आसान है ना भैया? अब देखो न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग वाला अभी जो प्रॉब्लम किए थे उसी के जैसा सेम है 8वां है ना, सेम है ना, देखो सेम है, बस वैल्यूज को बदल दिया है। और जो डिसइंटीग्रेशन वाला 5वां जो किए 6 वाला भी सेम है उसी के जैसा है ना बच्चे लोग। हम लोग आते हैं 9, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से 9, 10, 11, 12 थोड़े से अलग अलग पैटर्न पे हम लोग ये चारों सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से। क्या बोल रहा है? A right circular cone has a height 9 cm and the radius of the base 5 cm. कोन की हाइट कितनी दिया? 9 cm और बेस का रेडियस कितना दिया? 5 cm. क्या बोल रहा है? It is inverted. कोन को उल्टा कर दिया, कोन को उल्टा कर दिया और उसमें पानी भर दिया। तो भैया मान लेते हैं कि ये कोन है, ठीक है, ये अपना रेडियस है और ये अपना हाइट है, इसमें हम लोग पानी भर दिया, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है? It is inverted and water is poured into it. If at any instant the water level rise at the rate of 5 by 8 centimeter per second. देखो जब आप पानी डालोगे तो ये हाइट चेंज होती जाएगी, मतलब वो बोल रहा है कि dH by dt का जो राइज होगा वो कितना है? 5 by 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये यूनिट से भी समझ में आता है, मैं बोल रहा हूँ यूनिट से भी ये बात समझ में आती है। सेंटीमीटर है ना, एरिया बोलता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, का वॉल्यूम बोलता तो सेंटीमीटर क्यूब। बहरहाल dH by dt दिखता भी है कि पानी बढ़ते जाएगा तो हाइट चेंज होती जाएगी, तो उसी का रेट दिया मतलब नीचे क्या आएगा? टाइम। तो dH by dt वैल्यू कितनी दे दिया? 5 by 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे क्या पूछ रहा है? और ये A क्या है? एरिया है। Where A is the area of the water surface at that instant. Show that the vessel will be full in the 75 seconds. बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। बोल रहा है कि प्रूव करो कि 75 सेकंड में पूरा कोन भर जाएगा। ठीक है, कोन का वॉल्यूम भरना है ना, तो पहले निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन है कितना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई r कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 20, h कितना है? 9, 3 1 जा 3 3 जा 25 3 जा 75 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम भरने का है। सही है ना भैया? अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखो, चलो आपने कोई कंडीशन दिया है कि dH by dt जो है वो किसके बराबर है? पाई बाय 8। ध्यान से सुनो, मैं क्या बताऊं, एरिया, ये एरिया तो सर्कुलर है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, पाई से पाई। अब देखो यहाँ पर जरा 1/r स्क्वायर, यहाँ dH है और t है और यहाँ r है। आप याद करो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 मैंने बताया था कि दो वेरिएबल नहीं चल सकते, एक ही चाहिए, तो यहाँ r को हटाना पड़ेगा। तो सर आप यहाँ पर ध्यान देखो, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं h by r लूं तो कितना होगा? 9/5। मैं चाहता हूँ कि मैं r इन टर्म्स ऑफ h निकालूं, क्योंकि मैं r की जगह क्या रख सकता हूँ? फिर h ना, तो भैया 5 इधर 9 को नीचे r को इधर, तो 5h/9 किसके बराबर होगा? सही है ना बच्चों? तो dH by dt, यहाँ पर r की जगह क्या होगा? 5h/9 स्क्वायर, तो स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 25h², 9 का स्क्वायर 81, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। सही है? आप कुछ देखो चमक रहा होगा तुम लोग। सर इसको उठा के इधर, dt को इधर, 25h² dH is equals to 81 dt। आप इंटीग्रेट कर सकते हो, समझा? तो 25 तो बाहर रहेगा, ये कितना हो जाएगा? h5 और ये 81 t प्लस, अब मेरे को c चाहिए, कैसे निकालूं? सबको पता है कि सर टाइम जब 0 होगा तो वॉल्यूम भी कितना होगा? पानी भरेगा क्या कुछ? मतलब जब t 0 तो h भी कितना?
कोई पानी भरेगा ही नहीं ना भैया, मैं पानी डालूंगा ही नहीं तो हाइट कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पर अगर t की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0 तो c भी कितना, लेट्स से दिस इज इक्वेशन। अब तक क्या अपने लोग को ऐसा बना बना के मिल जाता। अब हम लोग अब जाके यहाँ पे पहुंचे, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट c इन 1, क्या होगा 25h³ अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 t। सही है ना, 81 इधर ले लो तो 25h³ 3 into 81 is equals to t। सही है। अब क्या करें, x की वैल्यू है क्या अपने पास, ठीक है। dv बाय वॉल्यूम ऑफ कौन है कितना बचा लो, 1/3 पाई r स्क्वायर h ना। मैं अगर बोलता हूं कि r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h बाय 9 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर 25 h स्क्वायर इंटू h 3 9 का स्क्वायर 80। सही है, तो कितना हो जाएगा 25 पाई h³ अपॉन 81 3 जा 243। सही है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाय dt कितना देगा 25 पाई 243 3h स्क्वायर dh बाय, से dh बाय dt की वैल्यू अपने पास है पाई बाय a, 25 पाई 24t 3h स्क्वायर, ये पाई बाय हाँ 243, और ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r की वैल्यू कितनी थी, पाई h बाय 9 ना, तो 25 पाई 243 इनटू 3h स्क्वायर इनटू r की जगह मैं लिखता हूं तो स्क्वायर करना है, डायरेक्टली लिख दूं 25h स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 80, 25 से 25 h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 81 1 जा 81 3 जा, 3 से 3 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो dv बाय dt किसके बराबर बचा, पाई, इसके बराबर बचा, अरे हाँ है ना, या मैं यूं बोलूं कि dv इज इक्वल्स टू पाई dt या v इज इक्वल्स टू पाई t प्लस c, और c की वैल्यू तो 0, अरे हाँ है ना। और अभी हम लोगों ने वॉल्यूम प्रूफ किया था कि कितना है, मैं यहाँ v की जगह पर कितना रख देता हूँ, अरे समझा कि, तो अगर मैं v की वैल्यू 75 पाई रखा और ये कितना है पाई t है, तो पाई से पाई, देखो मैं एक बात समझाता हूँ, हम लोग ना ये वाला केस क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि उसका वॉल्यूम भरेगा तब d की वैल्यू कितनी है 75। एक गड़बड़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, यहाँ तक लेकर आते हैं, हम लोग यहाँ पर h की वैल्यू रखते थे 9, आप यहाँ पर रखो तो भी आंसर 75 रखो, h की वैल्यू कितनी है 9 है ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है, क्यूब है, कितना होता है 9 9 is 81, 81 9 is 243 होता है मेरे ख्याल से, नहीं अच्छा चलो 3 बार 9 लिखते हैं ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर 25 तो था, नीचे 3 into 81 81 और ये 9 से 9 31 था, 25 था है ना, हाँ यही चीज है यहाँ, समझो आपने यहाँ तक क्या अगर सॉल्व किए तो क्या आपने वॉल्यूम का यूज किए, समझे, आपने वॉल्यूम का तो यूज, आपने को यही तो प्रूफ करना था ना कि उसका वॉल्यूम 75 सेकंड में क्या हो जाएगा आ जाएगा, भैया आपको कोरिलेट किससे करना पड़ेगा, वॉल्यूम से, इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से पहले वॉल्यूम निकाला कि टोटल वॉल्यूम कितना है 75। फिर हम लोगों ने क्या किए, अपने लोग ने ये एक रिलेशन बना लिए टी वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम को सॉल्व किए, उसकी वैल्यू पुट किए, इसका आंसर कितना आया अपना, कहाँ गया पाई टी आया, और पाई टी और 75 पाई को हम लोगों ने फिर क्या किए इक्वेट किया, अपना आंसर कितना आया 7। अरे समझा कि पक्का, इसको सॉल्व करके यहाँ पर भी h की वैल्यू रखूंगा तो आंसर आ जाएगा, बट कोरिलेट करना है मुझे वॉल्यूम से, इसीलिए मैंने इसमें क्या पुट किया फिर वॉल्यूम सॉल्व किया। नहीं निकालेंगे तो चलेगा, बट
यहाँ पर गड़बड़ी हम लोग यही करते हैं, इसीलिए ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, टी में डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर जैसे मैंने ये सॉर्ट किया ना पूरा, तो मैं वही कर रहा था अभी, मैं सब्स्टिट्यूट करता तो मेरा आंसर आ जाता, बट मैं कोरिलेट कर पाया क्या वॉल्यूम से? नहीं ना। अपने को यही तो प्रूफ करना था कि भैया वो जो 75 पाई है उसको भरने में 75 सेकंड है, तो आपको कोरिलेट कहीं ना कहीं 75 पाई से करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला हिस्सा लिया। समझ में आ रहा? तो ये पार्ट अगर आप नहीं लिखते हो यहाँ वाला तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो dv/dt से, है ना? अरे समझा कि नहीं? क्या बोला, वो केस मत करना जो वहां पे बताया हूं। क्यों? वो इसीलिए बताइए, हम लोग गड़बड़ी यहीं पर करते हैं, हम लोग t की वैल्यू डायरेक्टली h की वैल्यू रख के t निकाल लेते हैं। हाँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो टोटल वॉल्यूम है ना? वो तो हो सकता था कि आधे, जैसे मान लो t की वैल्यू अपने को पता नहीं है, मान लो 75 के बजाय 30 सेकंड के लिए हम लोग वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉसिबल है? तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर ये वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल रहे हैं। लिखो Sum number 10. Assume that the spherical raindrop evaporate. बोल रहा है कि रेनड्रॉप है स्फीयर शेप का, वो क्या हो रहा है, भाप बन के इवोपरेट होगा धीरे धीरे एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। देखो इवोपरेट होगा तो क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम। अब हो रहा है कि उसका वो प्रोपोर्शनल किससे, उसके सरफेस एरिया से। अब देखो ध्यान से, मतलब ये है कि dv/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अरे इवोपरेट होगा तो क्या कम होगा, वॉल्यूम। अब वो बोल रहा है कि इवोपरेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे भैया मेरे पास एक रेन ड्रॉप है, वो इवोपरेट हो रहा है, मतलब वो कम होगा तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, बट वो उसका जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो एक्सपोज किसके, एरिया से। तो वो बोल रहा है कि वो जो प्रोपोर्शनल होगा वो किससे होगा, एरिया से। समझ में? तो dv/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब क्या बोल रहा है आगे, बोला if its radius is originally 3 mm, ओरिजिनली उसका रेडियस कितना था 3 mm, and 1 hour later has been reduced to 2 mm, मतलब टाइम जब 1 घंटा हो गया तो रेडियस कितना हो गया 2 mm। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t, मतलब dr/dt निकाल के बताओ। कर लो कैसे निकाले, बोलो भैया। कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मेरी बात, ये देखो बच्चों, dv/dt किसके बराबर है, a से। dv/dt किसके बराबर है, a के। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे k, सही है ना? बट कम हो रहा है, इसके लिए क्या लिखूंगा, नाउ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, मालूम है कि नहीं? अब यहाँ पर dv/dt मैं क्या करता हूँ, माइनस नहीं एक बना, इसमें k भी है, सॉरी r भी है, v भी है, t भी है ना, जादू करना पड़ेगा। एक काम करो, ऐसे सॉल्व देख, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r, तो मैं निकालता हूँ dv/dt, सही है ना? 4/3 पाई तो ऐसे इज रहेगा 3r² dr/dt, सही ना? dv/dt की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूं तो वो कितनी हो जाएगी, -ka, है ना? तो मैं यहाँ पर लग देता हूँ -ka 4/3 पाई 3r² dr/dt, 3 से 3 कैंसिल। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r², 4 पाई 3r² dr/dt, r² से r², 4 पाई से 4 पाई, तो -k/3 इज इक्वल्स टू dr/dt, सही है? अब k की वैल्यू चाहिए, अब देखो कैसे निकालेंगे k की वैल्यू,
ऑफ द रेनड्रॉप एट एनी टाइम t dr by dt नहीं बोला है बच्चों, सुनो मेरी बात, उसने dr by dt नहीं बोला, वो बोल रहा है कि r का आंसर निकालो किसके टर्म्स में, t के टर्म्स, ये बोला, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये काम करके फिर कोई मतलब नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो dv by dt किसके बराबर है, माइनस के a, तो a की वैल्यू में रखूंगा 4 पाई r स्क्वायर, तो dv by dt माइनस के एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, dt को इधर फेंक देते हैं, dv को इधर, तो माइनस 4 पाई के 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 4 जा 36 dt, सही ना, इंटीग्रेशन, तो ये v हो जाएगा, ये माइनस 36 पाई के प्लस c हो जाएगा, के t भी आएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है सर, 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा एक काम कर सकते हैं, अपने को एक कंडीशन भी दिया है कि जब टाइम 1 होगा तो r कितना हो जाएगा 2, या एक काम करें बाद में, क्या बेटा इसमें रख के निकाल, नहीं निकाल सकते ना, यहाँ पर अपने पास अभी r है ही नहीं ना, तो v कितना दिया 4/3 पाई r स्क्वायर, तो वॉल्यूम निकालो यहाँ से, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है 3, क्यूब है ना, तो एक 3 से एक 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 पाई 3 का स्क्वायर 9, 36 पाई इज इक्वल टू v, तो यहाँ पर रखते हैं 36 पाई इज इक्वल टू माइनस 36 पाई kt प्लस, नहीं कैंसिल होगा, कॉमन कैसे लेंगे, ठीक है, r के टर्म्स में लाना पड़ेगा, अगर सर हम लोग यहाँ पे सर डायरेक्ट 4/3 पाई r क्यूब रखते हैं v के जगह पे डायरेक्ट 4/3 पाई r क्यूब रखते हैं, इसकी यहाँ पे ये वही बात है ना, वही तो की है हमने यहाँ, बस अलग अलग वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई r क्यूब। हम लोग इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो dy by dt कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब का कितना होगा 3r स्क्वायर dr by dt, सही। नाउ व्हाट इज dv by dt माइनस k, तो माइनस ka 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr by dt, सही है बच्चों। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr by dt, सही है ना, ये 3 से ये 3, ये पाई से ये पाई, ये 4 से ये 4, और ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, सब कैंसिल, यहाँ बचा माइनस के dr by dt, तो माइनस के dt इज इक्वल्स टू dr इंटीग्रेशन बोथ दिस, तो r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस। अब देखो उसने बोला था जब टाइम इनिशियली जब t 0 था
तो आर कितना था 3 था जब 1 आर हुआ है ना, टाइम 0 था तो आर की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ 0 रख देंगे तो आर कितना आ जाएगा 3, मतलब बेसिकली सी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 3, तो r is equals to minus kt plus c। now सेकंड कंडीशन, जब t 1 होगा तो r कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 माइनस k, t की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, सॉरी c की वैल्यू 3 आएगा, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3, माइनस k को इधर ले लो प्लस 2 को इधर ले लो, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, तो k मिल गया आपको 1। अब वापस से ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो r is equals to minus t plus 3 या r is equals to 3 minus, समझा? वापस से सुन लेने बात, प्रॉब्लम क्या था, अपने को इन r और t को एक साथ लाने तभी तो इक्वेशन बनेगी, तो मैंने ये फॉर्मूले बना लिए dv by dt is equals to माइनस, ये तो गिवन था क्योंकि कम हो रहा था इसके लिए माइनस के लगा दिए ना। हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है 4/3 पाई r, हम लोग ने इसको डिफरेंशिएट किससे कर दिया t से, तो dv by dt 4/3 पाई r क्यूब का 3r² dr by dt। नाउ व्हाट इज dv by dt माइनस k, और a की वैल्यू हम लोग को पता है 4 पाई r, पुट किए इक्वेशन बनी, इंटीग्रेट कर दिए वेरिएबल सेपरेट करके, दो कंडीशन दी थी, दोनों को पुट किए, r का आंसर किसके टर्म्स में आया। अब आपको किसी भी टाइम पर r चाहिए, आप देखो अगर मैं इस वैल्यू में ना ये पुट करूं तो मेरा आंसर करेक्ट है, अगर मैं t को 0 लेता तो r कितना आएगा 3, अगर मैं t को 1 लेता तो r कितना आएगा 2, है कि नहीं। अब आप कोई भी टाइम पे पूछेंगे तो सर इस फार्मूले में रख के मैं आपको r की वैल्यू दे सकता हूं, समझा कि नहीं। बोलने का मतलब ये है कि अगले 3 घंटे के बाद वो पूरा भाप बन के गायब हो जाएगा, t की वैल्यू रखो 3, 3 वाले 3 कितना 0, मतलब r कितना हो गया, आफ्टर 3 hours this the water bubble will disappear। लिख लो